नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने पढ़ा SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, बट ये जो कंपाउंड बनते हैं ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कि अगर उन पे हमने प्लेन पोलराइज लाइट डाली, कैसी लाइट? प्लेन पोलराइज। हमने फिजिक्स में पढ़ा है पोलराइज लाइट क्या होती है। जब पोलराइड से लाइट को पास करते हैं तो वो क्या बन जाती है? पोलराइज। तो प्लेन पोलराइज लाइट जब हम ऐसे सब्सटेंस पे डालते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो लाइट को आइदर लेफ्ट और राइट रोटेट करता है। उसके बेसिस पे उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोला जाता है। बट अगर वो लाइट को रोटेट नहीं करता है तो हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ना ये कैसे फाइंड आउट करें कि सब्सटेंस जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? तो सबसे बेस्ट चीज होती है कि उसकी जो इमेज है वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए, तब उसको कायरल कार्बन बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। जैसे अब तुम बोलोगे कि ये हमारा हैंड, ये इसका मिरर इमेज, पर 180 डिग्री रोटेट करने के बाद इसके ऊपर ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कायरल। लेकिन अगर वो सुपर इम्पोज हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? अकायरल। पर ये तो थ्योरी वाला पार्ट हुआ, और ना ही हमसे कोई थ्योरी पूछता है इसमें। तो बेस चीज वो हमसे क्या पूछेगा कि फाइंड आउट करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड विच ऑफ देम इज नॉट। थ्योरी बहुत कम चांसेस है कि हमसे पूछा जाए व्हाट इज कायरल और व्हाट इज अकायरल। मैंने बता दिया तुमको कायरल मतलब क्या होता है। जो अपनी इमेज पे 180 डिग्री रोटेट करने के बाद सुपर इम्पोज नहीं होगा। अगर वो सुपर इम्पोज हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? अकायरल। अकायरल आर ऑप्टिकली नॉन एक्टिव, और कायरल क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैंने बताया कि कायरल क्या, कायरल क्या, लेकिन पहचानेंगे कैसे एग्जाम में? बहुत आसान तरीका है। तुम्हें ये देखना है कि एक कार्बन के आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। चारों ग्रुप अगर अलग अलग है तो वो बन जाएगा कायरल कार्बन, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव। वो अपनी मिरर इमेज पे 180 डिग्री रोटेट करने के बाद सुपर इम्पोज नहीं होगा। द कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन एटम इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। And how we can find out the compound is the carbon is chiral? कि उसके आसपास हमें क्या दिखने चाहिए? 4 different group. If a compound has 4 different group of atoms or atoms attached to the same carbon atom, then that carbon atom is known as chiral carbon. Next, enantiomers क्या होते हैं? Enantiomers possesses identical physical properties, namely melting point, boiling point, refractive index. They only differ with respect to rotation of plane polarized light. हमने देखा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, वो या तो लाइट को लेफ्ट रोटेट करते हैं या फिर राइट रोटेट करते हैं। उसके बेसिस पे उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लेवियो रोटेटरी बोला जाता है। डेक्स्ट्रो और लेवियो। लेफ्ट रोटेट करेगा तो लेवियो, राइट रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो। और ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? एनेंशियोमर्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सब सेम होती हैं, बट क्या डिफरेंस होता है? विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। तो एनेंशियोमर्स मैंने बताया क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो लाइट को या तो लेफ्ट रोटेट करेंगे या फिर राइट रोटेट करेंगे, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर मैंने बताया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है? क्या ढूंढना है हमें? कायरल कार्बन ढूंढना है। कैसे ढूंढते हैं? एक कार्बन पे अगर 4 अलग अलग ग्रुप मिल जाए, ठीक है, एटम भी हो सकता है, हाइड्रोजन जैसे अकेला एटम है, 4 अलग अलग ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स मिल जाए। एटम्स
और ग्रुप ऑफ एटम मिल जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मतलब वो लाइट को क्या करेगा? राइट या लेफ्ट में रोटेट करेगा। और ऐसे कंपाउंड्स को हमने क्या नाम दिया है? एनेंशियोमर्स। क्या डिफरेंस होता है इनमें? कोई डिफरेंस नहीं होता है एक्सेप्ट द रोटेशन ऑफ लाइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज सब सेम होती है। अगर हम 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड और 50% लेवियो रोटेटरी कंपाउंड को मिक्स करें तो जो मिक्सचर मिलेगा वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा, एंड दैट मिक्सचर इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। इसके आगे ऐसे प्लस माइनस लगाते हैं, देखो जो डेक्स्ट्रो वाला होता है ना, डेक्स्ट्रो के आगे हम कौन सा साइन लगाते? प्लस। लेवियो के आगे हम साइन लगाते माइनस। लेकिन अगर रेसिमिक मिक्सचर है तो उसके आगे क्या साइन लगाते? प्लस माइनस। डेक्स्ट्रो प्लस, लेवियो माइनस, और रेसिमिक हुआ तो प्लस। क्योंकि न तो ये लाइट को लेफ्ट रोटेट करेगा और ना ही राइट रोटेट करेगा। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। ये क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये लाइट को रोटेट नहीं करेंगे। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेसमाइजेशन। कैसे पता करते हैं? इनके आगे या तो प्लस माइनस लगा होगा, और दूसरा है कहाँ से मिलते हैं? हम रिएक्शंस में देखेंगे कहाँ से आते हैं ऐसे कंपाउंड जो रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं। अब हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में तुम्हें फाइंड आउट करना है कि ये कायरल कार्बन प्रेजेंट है या नहीं। ये देखो, ये कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब ये तो कायरल है। लेकिन ये वाला देखे तो सेम ग्रुप्स, नॉट अ कायरल एटम। ये वाला CH3OHH, लेकिन ये देखो किसी को लगेगा ये भी CH3 नहीं, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाया है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है। 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 1 कार्बन, HOH है कायरल। ये वाला नहीं है, क्यों नहीं है? CH2CH3 CH2CH3 सिमिलर दिख रहा है। फिर ये देखें, CH3 C2H5 Br और H, ये है। लेकिन ये वाला नहीं है बिकॉज इस पे 2 हाइड्रोजन एक जैसे आ गए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब तुमको ये फाइंड आउट करने के लिए दे सकते हैं। क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाई कायरल और कायरल मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। क्या देखना है? जस्ट क्या देखना है हमें? उस कार्बन पे 4 के 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, तब क्या बोलेंगे उसको? कायरल। एक भी ग्रुप सिमिलर मिल गया, सिमिलर मिल गया तो अकायरल। और एनेंशियोमर्स क्या पढ़े? ऐसे कंपाउंड जो कायरल होते हैं, वो लाइट को लेफ्ट या राइट रोटेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एनेंशियोमर्स। लेफ्ट रोटेट करेगा तो लेवियो, राइट रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो। दोनों का 50-50% मिला दिया तो रेसमिक मिक्सचर। याद हो गया इतना सब कुछ? ये तो हमने कल पढ़ लिया था, SN1 SN2 हमने पढ़ लिया क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन खत्म, अब क्या शुरू हो जाएगा? एलिमिनेशन। लेकिन एक चीज पहले ये देखो, जैसे हम SN1 रिएक्शन करवाते हैं, मैंने अभी बोला तुमको कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों पड़ी, तो बताने के लिए, जब हम SN1 रिएक्शन करवाते हैं
तो जरूरी नहीं है कि इसमें क्या हो, फॉरवर्ड अटैक ही हो, इसमें बैकवर्ड अटैक भी हो जाता है, फॉरवर्ड भी हो जाता है, बैकवर्ड भी हो जाता है। मतलब दो तरह के हमें कंपाउंड मिल जाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी और लेवियो रोटेटरी भी। इसलिए इसमें क्या हो जाता है, रेसमाइजेशन, मतलब 50% डेक्स्ट्रो 50% लेवियो मिलके क्या बना देते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बना लेते हैं। जबकि SN2 क्या बनाता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाता है। SN1 में क्या हो रहा है, एक और डिफरेंस मिल गया, देखो SN1 में रेसमाइजेशन होता है, जबकि SN2 में क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं हमें। तीन चार डिफरेंस हमने देखे, तुम और ऐड कर सकते हो। अब इस वर्ड का मतलब समझ में आया, रेसमाइजेशन, हमने इसको कल डिस्कस नहीं किया था। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पे आते हैं, एलिमिनेशन, जिसको हमने लास्ट ईयर बीटा एलिमिनेशन के नाम से पढ़ा। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है, देखो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है कि उसकी जगह पे एक दूसरा एलिमेंट आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन या कोई ग्रुप हटेगा, उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप आएगा। लेकिन एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि उस ग्रुप ने हाइड्रोजन को ही हटा दिया और खुद भी वहां पर नहीं आया, हटा ही दिया उस चीज को, एलिमिनेट कर दिया। जहां पर ग्रुप होता है उस कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसके पास वाला बीटा, उसके पास वाला गामा। अगर अल्फा के लेफ्ट राइट दोनों तरफ कार्बन हो तो दोनों तरफ बीटा लिखोगे। मैं लिख के बताता हूँ, देखो ये कार्बन इधर और इधर है, मान लो यहाँ पर हेलोजन लगा है, ये हमारा अल्फा है, तो ये बीटा और ये भी क्या होगा, बीटा। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं हम इसको, एलिमिनेशन, स्पेसिफिकली हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। अभी हमें एक चीज याद रखनी है, अगर हमें एल्कोहलिक KOH मिलता है, सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा एक्वस KOH, कल हमने पढ़ा था एक्वस KOH क्या करता है। जैसे मैं CH3CH2Cl लेता हूँ और इसमें KOH ऐड करता हूँ, लेकिन ये एक्वस KOH है। एक्वस KOH हमें दो चीजें देता है, K+ और OH-, और वो OH- इस पे बैकवर्ड अटैक करके क्या बना लेता है, अल्कोहल। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ, SN2, बैकवर्ड अटैक, कौन सा रिएक्शन हुआ। लेकिन अगर एक्वस KOH की जगह हमारे पास क्या हो, अल्कोहलिक KOH, ऐसा भी लिख के देंगे। ऐसा क्यों लिख के दिया, ये क्या होता है, अल्कोहल होता है ना। अल्कोहलिक KOH हुआ तो वो Cl और H दोनों को हटा देता है और क्या बना देता है, क्या मिला प्रोडक्ट, एल्कीन मिला। इसने दोनों को हटा दिया, हेलोजन को भी और हाइड्रोजन को भी एलिमिनेट किया। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। एग्जाम में कैसे पता चलेगा एलिमिनेशन लगाना है कि सब्स्टिट्यूशन लगाना है, रीएजेंट। अल्कोहलिक KOH क्या देगा, अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, कौन सा रिएक्शन करेगा, एलिमिनेशन। और अगर एक्वस KOH हुआ तो सब्स्टिट्यूशन। बहुत आसान है पहचानना, एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा। एलिमिनेशन तुम्हें एल्कोहलिक KOH दिखेगा, और अगर एल्कोहलिक नहीं लिखा होगा तो उसकी जगह क्या लगा होगा, अल्कोहल लगा हुआ होगा। कहां से यह हाइड्रोजन हटाएगा, बीटा से, कहां से। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये देखो, यहाँ पर मेरे पास कंपाउंड है ये,
ये वाला सॉरी। अब हमने इसमें एक्वस KOH ऐड किया, ये अल्फा, ये बीटा, H यहां से भी हट सकता है, तब ऐसा बनेगा। H अगर मैंने यहां से हटा दिया, H और Br, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आ गया डबल बॉन्ड। लेकिन अगर मैंने यहाँ का H और यहाँ का Br हटाया तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, तब ये बनेगा। दोनों से क्यों हटा रहे हैं हम, दोनों बीटा है। कैसे पता चलता है बीटा, जहां हेलोजन लगा है उसको क्या बोलते हैं, उसके आसपास वाले बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। यहां से भी हटा सकते हैं, यहां से भी हटा सकते हैं, लेकिन सेटजेव्स रूल के अकॉर्डिंग दिस वन इज द मेजर कंपाउंड, बिकॉज इसमें कितने अल्काइल ग्रुप मिल रहे हैं हमें, दो अल्काइल ग्रुप। इसमें कितने अल्काइल ग्रुप मिल रहे हैं, सिंगल अल्काइल ग्रुप। दिस वन इज लेस अल्काइलेटेड, दिस वन इज मोर अल्काइलेटेड। ये मेजर, ये माइनर। तो हमें एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में दोनों बनाने, और मेजर के नीचे क्या लिखना है, मेजर प्रोडक्ट, और माइनर के नीचे क्या लिखना है, माइनर प्रोडक्ट। मोर अल्काइलेटेड मतलब क्या बताया मैंने, देखो इसमें ये एक अल्काइल ग्रुप, ये भी एक अल्काइल ग्रुप, कितने अल्काइल ग्रुप है इसमें, दो। लेकिन इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है, दूसरी तरफ ये अल्काइल ग्रुप नहीं है। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप, दैट मीन्स दैट कंपाउंड इज मोर अल्काइलेटेड। ये किसने बताया हमको, इसको कौन सा रूल बोलते हैं, सेटजेव्स रूल बोलते हैं हम इसको। इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन which is also known as dehydrohalogenation। क्यों, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन हेलोजन दोनों रिमूव हुए। डीई, डीई वर्ड आता है तो दिमाग में आना चाहिए रिमूवल, रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन इन हेलोजन, इसलिए इसको क्या नाम दिया। ये सेटजेव रूल क्या बोलता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, which has greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom। सिंपल, जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप वो मेजर, जिसमें कम अल्काइल ग्रुप वो माइनर। समझ गए, कौन सा रिएक्शन बोल रहे हैं इसको हम, बीटा एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कैसे पहचानेंगे एग्जाम में, रिएजेंट, एल्कोहलिक KOH। SN2 होगा तो सब्स्टिट्यूशन हुआ तो कैसे पहचानेंगे, एक्वस, बहुत माइनर डिफरेंस, ध्यान देना इस चीज पे। एक्वस KOH से अल्कोहल मिलता है, लेकिन अल्कोहलिक KOH से एल्कीन मिलता है। अब बच्चे बोलते हैं कन्वर्जन कैसे करेंगे, कन्वर्जन आते समझ में ही नहीं आता है कब क्या लगाएं। बहुत ईजी है ना, देखो अगर हेलो अल्केन से एल्कीन बनाना है क्या डाल देंगे हम, एल्कोहलिक KOH। हेलो अल्केन से अल्कोहल बनाना है क्या डालेंगे, एक्वस KOH। फिर तुमसे पूछ सकता है कि एक्वस KOH ने ऐसा क्या किया और अल्कोहलिक KOH ने ऐसा क्या कर दिया कि दोनों रिएक्शन डिफरेंट हो रही है। बिकॉज एक्वस KOH क्या करेगा, जब वाटर में तुम KOH को डालोगे तो क्या देगा, K प्लस और OH माइनस। OH माइनस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। यानी एक्वस KOH कौन सा रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर रहा है। जबकि एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एल्कोहलिक KOH क्या कर रहा है, बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है, कौन सा रूल पढ़ा हमने मेजर माइनर डिसाइड करने के लिए, सेटजेव्स रूल। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। इसमें आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हेलो अल्केन प्लस मैग्नीशियम
in presence of dry ether gives Grignard reagent RMgBr, अल्काइल ग्रुप प्लस मैग्नीशियम प्लस ब्रोमीन। हेलो अल्केन के साथ जब भी कोई मेटल कंबाइन होता है तो बनाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इवन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मेटल कंबाइन हो तो वो कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक प्लस मेटल, हेलो अल्केन प्लस मैग्नीशियम in presence of dry ether gives Grignard reagent। अब इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो ये बोलते हैं कि why it is necessary to prepare Grignard reagent in anhydrous condition, यानी कि ड्राई कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करते हैं इसको? देखो ड्राई एथर डाला ना हमने, मान लो अगर मैंने ड्राई एथर यूज नहीं किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वाटर आ गया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बदल जाएगा एल्केन में। किसमें बदल जाएगा? हम क्या बनाना चाहते थे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बना क्या? इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके प्रेजेंस में प्रिपेयर किया जाता है? ड्राई एथर एनहाइड्रस कंडीशन में। वाटर नहीं होना चाहिए। वाटर आया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा हमें? RH। RH मतलब एल्केन। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, हेलोजन भी कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे हम इसका एक एप्लीकेशन देखें तो मतलब इसका एप्लीकेशन जो अभी हमने ये पढ़ा रिएक्शन विथ मेटल्स का, इसकी आता है वुड्स रिएक्शन, 11th में पढ़ी हम लोगों ने। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम इट गिव्स एल्केन। और हमेशा कैसे एल्केन बनाता है? जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले। इथेन मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा, हेक्सेन मिलेगा, लेकिन ऑड वाले से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ जो भी तुमने कंपाउंड लिया उसका डबल मिलता है हमें यहाँ पे। अगर ऑड वाले बनाने भी जाएंगे इस मेथड से तो हमें 2-3 कंपाउंड का मिक्सचर मिल जाता है। इसलिए हम इससे बस इवन कार्बन वाले एल्केन्स बना सकते हैं। तो एक और नेम रिएक्शन आ गई हमारे पास, वुड्स रिएक्शन। अब एग्जाम में मान लो पूछा हमसे व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, तो पूरा सिस्टमेटिकली लिख के आना है। स्पेशली एमपी बोर्ड वाले बच्चों को ये पूछा जाता है, क्या लिखेंगे? व्हेन हेलो अल्केन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इट गिव्स एल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास मेटल का रिएक्शन भी खत्म हो गया। अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। हेलो अल्केन के रिएक्शन खत्म, अब किसके शुरू हो जाएंगे? हेलोअरीन्स। हेलोअरीन में आते हैं SN2SN1 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पे। ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, व्हाई अराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। फर्स्ट रीजन, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं? क्या क्वेश्चन होगा हमारे पास? व्हाई अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में डाल देगा और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। इवन ये बॉन्ड को ये कैसा बना देगा? पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसको रिमूव करना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए ये SN2 रिएक्शन इजीली नहीं करेंगे। और रीजन देखें, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, पार्शियल डबल बॉन्ड तो हुआ ही हुआ। हेलो अल्केन में कार्बन हेलोजन का बॉन्ड जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है? sp3। हेलो अरीन में कैसा होता है? sp2, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर। बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है इसमें।
इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। जब हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स की, तो हेलो एल्केन जैसे मान लो RCl है मेरे पास, इसका बॉन्ड मैंने ब्रेक किया तो ये R+ देगा, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, और ये क्या होता है, मोर स्टेबल। लेकिन अगर फिनाइल केटायन की बात करें तो वो क्या होता है, फिनाइल केटायन मतलब कि क्लोरीन अगर हटा दे क्लोरोबेंजीन में से या ब्रोमोबेंजीन में से, हेलोजन हटा दे हम लोग, तो पीछे जो फिनाइल बचा विथ प्लस चार्ज, दैट इज नोन एज फिनाइल केटायन। फिनाइल केटायन इज लेस स्टेबल, कार्बोकेटायन इज, इसके कारण भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देते हैं। अगला रीजन है रिपल्शन। हेलोअरीन में जो रिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो नेगेटिव, रिपल्शन इतना ज्यादा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं होगा। तो ये 4 रीजंस हमने पढ़े कि व्हाई हेलोअरीन्स डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। नंबर 1, रेजोनेंस इफेक्ट, पार्शियल डबल बॉन्ड। नंबर 2, sp2 hybridization. Number 3, instability of phenyl cation. Number 4, repulsion. Repulsion between electrons and nucleophile. हमने देख लिया कि हेलोअरीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में बदलना है, एक कन्वर्जन के फॉर्म में काम आती है रिएक्शन। क्लोरीन हटा के क्या लाना है, OH, NaOH 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। NaOH क्या बताया, प्लस 623 केल्विन प्लस 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एसिड। क्लोरोबेंजीन किस में बदल गया, फिनॉल। टेम्परेचर हाई है 623 केल्विन का। अब इसमें अगर हमारे पास हेलो अल्केन होता तो हेलो अल्केन को एक्वस केओएच से रिएक्ट करवाते तो उसमें क्या आ जाता है, OH आ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि वहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होती है। एक्वस केओएच वाली कौन सी रिएक्शन थी, SN2 सब्स्टिट्यूशन। यहाँ एक्वस केओएच से काम नहीं चलेगा। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, सॉरी कम कर दिया, तो भी ये रिएक्शन होती है, लेकिन उसमें ये ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो रिएक्शन इजी हो जाती है। क्या प्रॉब्लम था, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रहा था, इसके इलेक्ट्रॉन्स। कोई ऐसा ग्रुप लगा दे जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर ले, रिमूव कर दे, तो रिएक्शन कम टेम्परेचर पे भी हो जाएगी। अभी हमने 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, रिएक्शन और कम टेम्परेचर पे हो गई। 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, जस्ट वार्म किया और रिएक्शन हो गई। प्रॉब्लम क्या था, इसके इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, स्पेशली नाइट्रो ध्यान रखेंगे, तो ये इस तरह से रिएक्शन इजीली होती चली जाती है। समझ में आया सबको ये। रिप्लेसमेंट बाय क्या किया हमने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। EWG मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लाइक NO2। इस बार के बोर्ड का क्वेश्चन था हाउ टू प्रोड्यूस पिक्रिक एसिड। ये होता है पिक्रिक एसिड।
2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल 2025 के पेपर में आया क्वेश्चन है, व्हाट इज पिक्रिक एसिड एंड हाउ टू प्रिपेयर इट। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरीन पे जब वाटर डालते हैं एंड स्लाइटली वार्म करते तो हमें मिलता है पिक्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। एमपी बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है व्हाट इज पिक्रिक एसिड, तो तुम्हें उसका IUPAC नेम ढूंढना है। जो मैंने क्या बताया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, आया समझ में। तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी मैंने बताया इस बार क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें, क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, उसमें क्लोरीन ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं इसको, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, क्लोरीन ऐड करना, ऐसा ही कुछ रिएक्शन याद आ रहा है, ऐसा कुछ रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट। क्योंकि ये फ्रीडल क्राफ्ट में भी क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर भी वही होता है, क्लोरीन ब्रेक होके इलेक्ट्रोफाइल देता है और वो इलेक्ट्रोफाइल एक हेलोजन कैरियर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। अब वो या तो FeCl3 हो सकता है या फिर AlCl3। क्लोरीन ऐड हुआ दो पोजीशन पे, पैरा पे भी ऑर्थो पे भी। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा वाला। ऐसे ही अगर हम HNO3 ऐड करें इसके प्रेजेंस में, कन्वर्जन में काम आएगी रिएक्शन, ध्यान रखेंगे। कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में HNO3 ऐड करें तो NO2 भी दो पोजीशन पे आएगा, अगेन मेजर ये वाला होगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। पैरा प्रोडक्ट हमेशा मेजर होता है बिकॉज वो सिमेट्रिकल होता है, स्टेबल होता है। क्लोरो ऐड करना है तो किसके प्रेजेंस में करेंगे, FeCl3। क्लोरो ब्रोमो ऐड करना है तो FeBr3। नाइट्रो ऐड करना है तो HNO3। याद रखेंगे ये रिएक्शन कन्वर्जन में आ सकती है। फ्रीडल क्राफ्ट क्या होती है, उसमें CH3Cl ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, हेलोजन कैरियर। अब अल्काइल ग्रुप कहाँ आ जाता है इसमें, या तो ऑर्थो पे या फिर मेटा पे, सॉरी पैरा पे। 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, इसको अल्काइलेशन बोलते हैं क्योंकि हमने अल्काइल ग्रुप ऐड किया। लेकिन अगर CH3CO ऐड करें जिसको हम बोलते हैं असाइल ग्रुप, ये असाइल ग्रुप अगर इसमें ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं असाइलेशन। ये NCERT का कन्वर्जन है, हाउ टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू 4 क्लोरोबेंजीन एसिटोफिनॉन। 4 1 2 3 4 4 क्लोरोबेंजीन एसिटो, सॉरी 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। क्या बोला हमने, 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। कीटोन है क्योंकि ये कीटोन बन रहा है इस तरह से ना। ये जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी तुमने ये सब कैसी रिएक्शंस बोली हमने, इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों बोला, तुमने देखा हमने एक एलोजन कैरियर ऐड किया इन सब में, क्या करता है ये क्लोरीन से रिएक्ट करके Cl+ बनाता है, और Cl+ को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ इजीली रिएक्ट करता है, क्यों, कैसा है ये, पॉजिटिव। और बेंजीन रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। और कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमने पढ़ी ज्यादा होती है, ऑर्थो और पैरा, इसलिए ये ग्रुप कहाँ जा रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पे। समझ में ये चीज। तो इनमें जो काम की रिएक्शन है हमारी, ये कन्वर्जन, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। आज मैंने नेम रिएक्शन बताई तुमको, वुड्स रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन,
फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ग्रूव्स प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस, फिंकलस्टीन, श्वार्ट्ज, सेंडमेयर, ठीक है, वुड्स और फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। मेटल के साथ अगर हेलो अरीन्स को रिएक्ट करवाएं, एक हेलो अरीन एक हेलो अल्केन प्लस सोडियम ड्राई एथर के प्रेजेंस में क्या बना रहा है? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ गया? हेलोजन की जगह अल्काइल ग्रुप दिख रहा है। हेलोजन की जगह क्या आ गया? अल्काइल ग्रुप। वुड्स रिएक्शन याद है? वुड्स में दोनों के दोनों क्या यूज करते हैं? हेलो अल्केन। वुड्स पिटिग, हेलो अरीन, हेलो अल्केन। पिटिग, दोनों के दोनों हेलो अरीन। दोनों अगर हेलो अरीन यूज किए सोडियम के प्रेजेंस में डाइफिनाइल। बहुत इजी है याद रखना। कैसे? वुड्स रिएक्शन में दोनों क्या होंगे? हेलो अल्केन। पिटिग में क्या होंगे? वुड्स पिटिग में दोनों हेलो अरीन। लेकिन अगर एक हेलो अरीन एक हेलो अल्केन लिया तो उसको बोलते हैं वुड्स और पिटिग। समझ में आता है क्या बोल रहा हूं मैं? याद कैसे रखा मैंने? हेलो अल्केन को वुड्स बोल रहे हैं, हेलो अरीन को फिटिक। यहाँ हेलो अल्केन भी है, हेलो अरीन भी है, इसलिए क्या बोला? वुड्स फिटिक। समझ गए? ये एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, जैसे कौन SN1 रिएक्शन फास्ट करेगा? ये टर्शरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, तो टर्शरी फास्ट करेगा। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो सेकेंडरी फास्ट करेगा। 3 to 1 का ऑर्डर चलता है। कौन सा रिएक्शन? SN। अगला वाला देखें, SN2 कौन फास्ट करेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऑब्वियसली 1 डिग्री। 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन फास्ट करेगा? 2 डिग्री। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन इसका जो ब्रांच है वो दूर है। ब्रांच जितना दूर होगा अल्काइल ग्रुप लेस बल्की बनेगा। तो ये वाला थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये फास्ट करेगा। एक ऐसी रिएक्शन जिसको एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, पेपर उठा के देखो पास्ट ईयर के, ये रिएक्शन तुम्हें बहुत बार मिलेगी। क्या लिया है इन्होंने? साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन नहीं है, क्या है ये? साइक्लोहेक्सीन, ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन है, प्लस क्या ऐड करते हैं? Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। इससे क्या बनेगा? ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। इस Br के साथ क्या आ जाता है? बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देन ये बोलते हैं वाटर ऐड किया इसमें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जब वाटर ऐड करते हैं तो मैंने क्या बताया? पूरा MgBr हट जाएगा, उसकी जगह H आ जाएगा। MgBr गया, क्या आ जाएगा हमारे पास? H आ जाएगा, मतलब साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। हाँ, ये कौन सा कंपाउंड? 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। Mg ऐड करके बनाया हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वाटर ऐड करते तो पूरा MgBr हट के H आ जाएगा। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोट करके रखेंगे, ध्यान रखेंगे क्या है हमारे पास। अभी देखो आधी रिएक्शन हुई, आगे वो दिया है देखो। अभी हमने A और B निकाला, लेकिन इन्होंने बोला है C, D, E, R1 सब फाइंड करो। वो आगे की रिएक्शन है इसकी। फर्स्ट रिएक्शन क्लियर सबको? सेकेंड रिएक्शन समझ लेते हैं। इसमें RBr में Mg लगाया ड्राई एथर में, फिर क्या बना लेगा? ग्रिग्नार्ड। कोई D2O लगाया है, D2O मतलब वाटर होना चाहिए। वो डी भी बताना है, मैं डी क्या है, क्या ऐड किया उन्होंने? वाटर ऐड किया है। जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो जो MgBr है वो हट जाएगा और उसकी जगह क्या आएगा? H आएगा। पर इन्होंने पूछा ये R क्या होगा? R यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है R कौन सा है।
ये आर होना चाहिए, आर मिल गया, D2O का डी मिल गया H, और ये जो कंपाउंड होना चाहिए, जब इसमें मैग्नीशियम ऐड करेंगे तो C बनेगा, यानी ये क्या बनेगा, इस तरह का कंपाउंड बनेगा, बनेगा ऐसा। कैसे पता चला मुझे कौन सा अल्काइल ग्रुप है, इसको देख के, क्योंकि डी यहाँ पर आया है तो MgBr भी यही होना चाहिए, क्योंकि उसी MgBr को H हटाता है। टी मिल गया इससे। ये नेक्स्ट रिएक्शन देखो ध्यान से, R1 से सोडियम और इथर किस में लगाते हैं, वुड्स रिएक्शन में। और जब सोडियम इथर लगाते हैं वुड्स रिएक्शन में, तो जो भी अल्काइल ग्रुप होता है उसका डबल मिलता है, इसलिए मैंने इस अल्काइल ग्रुप को बीच में से दो पार्ट में तोड़ दिया, एक ये और एक ये। मतलब मेन अल्काइल ग्रुप ये वाला होना चाहिए, R1 ये होना चाहिए। वुड्स रिएक्शन क्या करता है, हमें दो अल्काइल ग्रुप देता है, आर आर, मतलब हमारा अल्काइल ग्रुप ये होना चाहिए। इसमें X लगा दिया और मैग्नीशियम लगा दिया तो क्या बन जाएगा इसका ग्रिग्नाइट रिएजेंट D। इसमें मैग्नीशियम लगाना है हमें इस कंपाउंड में। कौन से कंपाउंड में मैग्नीशियम लगाना है, ये कोई हेलोजन था इसमें, ये MgX लगा दिया हमने, ये क्या बना हमारे पास, D बनेगा। अब इस D में क्या लगाना है हमें, वाटर लगाने से क्या होता है, क्या सिखाया, MgX हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, H आ जाएगा, एल्केन बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। कौन सा कंपाउंड आ गया, इसको हाफ क्यों किया, क्लियर हुआ सबको। Na एथर से पता चला वुड्स रिएक्शन, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। वुड्स रिएक्शन डबल अल्काइल ग्रुप देता है, इसलिए मैंने अल्काइल ग्रुप का हाफ किया तो मुझे R1 मिल गया, उसमें Mg लगाया तो ग्रिग्नाइट रिएजेंट मिल गया, वाटर लगाया तो एल्केन। तीनों के तीनों रिएक्शन में क्या चीज चल रही है देखो, अल्काइल हेलाइड प्लस मैग्नीशियम, अल्काइल हेलाइड हो अराइल हेलाइड हो, मैग्नीशियम लगाया क्या बना देगा, ग्रिग्नाइट रिएजेंट। और ग्रिग्नाइट रिएजेंट में वाटर डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, एल्केन। तीनों में एक ही चीज चल रही है, बस ये लास्ट रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन आ गई हमारे पास। तो ये रिएक्शन एक्चुअली हमें क्या बताना चाहती है, अल्काइल हैलाइड प्लस मैग्नीशियम किसके प्रेजेंस में, ड्राई एथर, क्या देता है, RMgX, है ना। और जब RMgX में वाटर ऐड करते हैं यानी कि HOH, तो भाई H इसके साथ आएगा, OH इसके साथ चला जाएगा, मतलब क्या बना लेगा इस तरह से ये, RH प्लस MgXOH। समझ गए, इस RH को क्या बोल रहा हूं मैं, एल्केन। RH भी लिख सकते हैं एल्केन को, RR भी लिखते हैं, RR तब लिखते हैं जब वुड्स रिएक्शन में डबल वाला कार्बन मिलते हैं, वो भी एल्केन को रिप्रेजेंट करने का वे है। यहाँ RH क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप में बस हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और ये क्या मिला हमें, ग्रिग्नाइट रिएजेंट। क्लियर है। तो ये जो भी नेम, ये जो भी रिएक्शंस थी जो मैंने अभी बताई तुमको, इन सब में एक ही चीज चल रही है, क्या क्या चल रहा है पूरी रिएक्शन में, ये दो, RH प्लस Mg ग्रिग्नाइट रिएजेंट, RMgX प्लस H2O एल्केन। हाँ, अगर एनहाइड्रस कंडीशन नहीं यूज की, ड्राई एथर ही नहीं यूज किया तो डायरेक्ट ये बन जाएगा, लेकिन ये सभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमारे पास, दिख रहा है। इसके पहले वाली रिएक्शन देखें,
ड्राई एथर डाला है उसने, मतलब हमें बाद में वाटर ऐड करना पड़ेगा एल्केन बनाने के लिए। लास्ट टॉपिक है हमारा पॉली हेलोजन कंपाउंड। क्या बोल रहे हैं हम इनको? पॉली हेलोजन। पॉली मतलब मोर देन 2 3 हेलोजन आ गए हमारे पास, एक से ज़्यादा बोलना चाहिए। इसका पहला कंपाउंड है डाइक्लोरोमीथेन, मिथाइलिन क्लोराइड। कैसे यूज होता है ये? सॉल्वेंट के फॉर्म में, पेंट रिमूवर। जो रूम फ्रेशनर आते हैं उसके अंदर प्रोपेलर के फॉर्म में डला होता है। प्रोपेलेंट मीन्स क्या होते हैं? जो रूम फ्रेशनर को स्प्रे करते हैं। मेडिसिन, ड्रग्स बनाने में यूज होते हैं। ड्रग्स मीन्स यहाँ पर मेडिसिन है। मेटल क्लीनिंग में, फिनिशिंग सॉल्वेंट। ह्यूमन बींग के लिए हार्मफुल है क्योंकि हमारे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो हमारा ये है, ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3, which is known as क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं हम इसको? क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन देखो इसका, क्लोरोफॉर्म। अच्छा ये तो पता ही होगा सबको, क्लोरोफॉर्म किस काम आता है। एनेस्थीसिया में यूज होता था, इंसानों को बेहोश करने में पहले यूज होता था। जानवरों को भी बेहोश करते, वो डायसेक्शन करते ना, तो क्लोरोफॉर्म उनको स्मेल करवा के फिर डायसेक्शन करते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया में यूज होता था, बट इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। एक्सेस में हो जाए तो इंसान सीधे खत्म, गया। तो इसलिए साइड इफेक्ट है, इसलिए हमने इसका यूज बंद कर दिया। सीएनएस को भी अफेक्ट करता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि इसको ऑक्सीडेशन से बचाना डिफिकल्ट है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये फॉस्जीन गैस बनाता है, हार्मफुल गैस, पॉइजनस गैस। कौन सी गैस बना रहा है, ध्यान रखेंगे, फॉस्जीन, पॉइजनस गैस है। इस पे क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, हाउ वी कैन प्रिजर्व द क्लोरोफॉर्म। हमने देखा अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हुआ तो वो क्या बनाएगा, फॉस्जीन गैस। कैसे प्रिजर्व करें उसको? सनलाइट से बचाना है, ऑक्सीजन से बचाना है। डार्क कलर की बॉटल में रख दो, ब्लैक बॉटल में रख देते हैं, अप टू द ब्रिम फिल करके रखते, जरा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। क्या रखा इसको, कैसा रखा हमने, एयर टाइट कंटेनर में रखा, अप टू द ब्रिम फिल करके रखा, और इसका ऑक्सीडेशन स्लो डाउन करने के लिए इसमें कुछ पॉइजन, पॉइजन मतलब जो निगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं वो डाल दिए जाते हैं। तो हाउ वी प्रोटेक्ट क्लोरोफॉर्म फ्रॉम ऑक्सीडेशन? द क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क कलर बॉटल, इट इज फिल्ड अप टू द ब्रिम, टाइट कंटेनर में रखेंगे, एंड ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करने के लिए उसमें नेगेटिव कैटलिस्ट लाइक अल्कोहल डाल दिया जाता है, जो उसकी प्रोसेस को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट आता है आयोडोफॉर्म, CHI3। एंटीसेप्टिक की तरह पहले यूज होता था क्योंकि ये आयोडीन देता है। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा, आयोडीन की स्मेल तुमने शायद की हो। कभी तुमने टिंचर ऑफ आयोडीन यूज़ किया? वो ब्लू कलर का आयोडीन का सॉल्यूशन आता है, वुंड वगैरह होता है तो उस पर लगाते हैं। उसकी स्मेल जो होती है एकदम स्ट्रांग होती है, इसलिए इसका भी यूज़ बंद कर दिया गया क्योंकि इसकी स्मेल क्या थी, बहुत स्ट्रांग थी। कार्बन टेट्रा क्लोराइड रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, एरोसॉल क्रेन में यूज होता है। फीडस्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, जनरल सॉल्वेंट यूज। There is some evidence that exposure to CCl4 causes liver cancer, dizziness होना, light headache, headedness होना, nausea, vomiting,
नर्वस सेल परमानेंट डैमेज हो सकती है, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या किया, इसका यूज भी बंद कर दिया। कौन सा कंपाउंड? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फ्रेयॉन्स CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम अच्छे से पहचानते हैं इसको। ओजोन डिप्लीशन, CCl2F2, फ्रेयॉन 1 2 बोलते हैं इसको। ये ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, इसलिए इसका भी यूज बंद करना पड़ा। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक नई चीज डिस्कवर की थी इन्होंने, DDT। सोल्जर्स जो कंटिन्यूसली फाइट करते थे वो ऐसी जगह पे होते थे जहां मॉस्किटो मच्छर बहुत ज्यादा थे। उनको कैसे बचाया जाए, तो ये लोग क्या स्प्रे करते थे वहां पे? DDT। पैरा 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 डाइक्लोरो, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, एक कार्बन दो कार्बन, पैरा पैरा डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। पेस्टिसाइड की तरह यूज होने लगा फिर, पर फिर बायो मैग्निफिकेशन हो गया, बायो एम्प्लीफिकेशन हो गया, मतलब ह्यूमन बींग में आने लग गया, हार्मफुल इफेक्ट दिखने लगे, यूज बंद कर दिया। ये सब हमने कौन से कंपाउंड पढ़े? पॉली हेलोजन कंपाउंड, जिसमें चांसेस है तुम्हें सबसे ज्यादा क्लोरोफॉर्म का पूछा जाए, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में DDT का फॉर्मूला पूछ लिया गया है। व्हाट इज DDT? पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। शॉर्ट फॉर्म इसलिए क्या रखा? DDT। मैंने बताया DDT क्यों हार्मफुल है। इस पूरे चैप्टर में हमने जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी हैं, पहली ये रिएक्शन पढ़ी, एक्वस KOH क्या देता है? अल्कोहल। RX प्लस RONA से रिएक्ट करवाएं तो क्या मिलेगा? ईथर। ये सब कहाँ काम आएंगी? कन्वर्जन। हेलो अल्केन प्लस एल्कोहलिक KOH लिया तो एल्कीन। हेलो अल्केन प्लस एल्कोहलिक KCN लिया, साइनाइड। बहुत काम की रिएक्शन, इससे कार्बन्स बढ़ा सकते हैं। किसी भी कन्वर्जन में तुमको कार्बन बढ़ाने की जरूरत पड़े, मतलब KCN तो आएगा ही आएगा। RX प्लस NH3 क्या देता है? अमाइन। हेलो अल्केन से अमाइन कैसे बनाओगे? ये जो रिएक्शन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये लिख लिख के लर्न करना बिल्कुल अच्छे से, कन्वर्जन बहुत अच्छी हो जाएगी। पहली रिएक्शन क्या कन्वर्ट कर रही है? हेलो एल्केन अल्कोहल। दूसरी हेलो एल्केन ईथर। हेलो एल्केन से एल्कीन। हेलो एल्केन के कार्बन बढ़ाना है तो KCN से साइनाइड बनाओ। हेलो एल्केन से अमाइन बनाना है तो NH3 से रिएक्ट करवाओ। अगर हेलो अल्केन से एल्केन बनाना है, कार्बन डबल भी करने हैं, एल्केन भी बनाना है, तो वुड्स रिएक्शन। लेकिन अगर कार्बन डबल नहीं करने हैं, बस एल्केन बनाना है, तो जिंक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओ। यहाँ कार्बन डबल नहीं हुए, यहाँ कार्बन डबल। इथेन से ब्यूटेन बनाना है, ब्यूटेन से ऑक्टेन बनाना है, तब वुड्स रिएक्शन। कार्बन डबल करने हैं तो विग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, RMG, RX प्लस MG इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। क्लोरोब्रोमो को आयोडो से हटाना है, पिंकलस्टीन। क्लोरोब्रोमो को फ्लोरीन से हटाना है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन में OH लाना है, फिनॉल बनाना है, NaOH।
नाइट्रो ग्रुप लाना है HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में, और अगर नाइट्रो में SnHCl ऐड कर दें, हम इनका क्या कर दें, रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। तो अगर हम इसका रिडक्शन कर दें तो नाइट्रो से क्या बन गया, देखो अमाइन बन गया। क्या बना ये, अमाइन, एनिलीन, 4 क्लोरो अमीनो बेंजीन, कन्वर्जन आ सकता है, समझ गए। SnHCl जो होता है वो NO2 को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। PD अगर हम करेंगे तो वो उसमें हेलो अल्केन में यूज होता है। हेलो अरीन में हमें क्या यूज करना चाहिए रिडक्शन के लिए, SnHCl। अगर हम ऑक्सीडेशन करें ये कंपाउंड का, ये कंपाउंड पहले कहां से बनाएंगे हम, फ्रीडल क्राफ्ट लगा के। फ्रीडल क्राफ्ट लगाए तो हमें 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन मिलेगा। इसका ऑक्सीडेशन कर दें केमेनो 4 के प्रेजेंस में तो CH3 किस में बदल रहा है, यानी कि 4 क्लोरो एसिड में बदल सकते हैं केमेनो 4 से। पिटिक रिएक्शन में सोडियम ऐड करेंगे तो ये किस में बदल जाता है, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल में। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट लगाए, अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप आता है ऑर्थो पैरा पे, पैरा मेजर प्रोडक्ट। असाइलेशन में CH3CO आता है, 4 क्लोरो एसीटोफिनॉन बन जाता है। एंड लास्ट, क्लोरोबेंजीन में से क्लोरो को ही हटाना है, रिडक्शन कर लो, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, तो क्या बन जाएगा ये देखो, बेंजीन। इन सब का काम क्या होता है, NiPT/PD का रिडक्शन। तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट था वो लास्ट में समराइज कर दिया। ये 18 रिएक्शन में नेम रिएक्शन भी आ गई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आ गई, जो जो कन्वर्जन में भी काम आएंगे। क्लियर है, यहाँ ये पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो गया।